हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए नो मर्सी के एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 3 का एंड हुआ था। सुमिन को सियोक के पास ले जाया जाता है और सियोक उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो सुमिन को लगता है कि वो उसकी आवाज पहले भी सुन चुकी है। जब उसने अपनी मॉम के किडनैपर को कॉल की थी तब उसने यही आवाज सुनी थी। तो वो फौरन से सियोक का कॉलर पकड़ लेती है और एक टूल उठाकर उसको मार देती है। लेकिन ये सब कुछ उसका सिर्फ ड्रीम होता है। सियोक उससे कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सुमिन कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, तुमने क्या बात करनी है मुझसे। तो सियोक कहता है कि वेट, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कभी तुम्हें देखा हो, तुम बहुत फेमिलियर लग रही हो मुझे। अगर हम पहले कभी मिले हैं तो तुम मुझे अभी से बता दो। सुमिन कहती है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि हम लोग पहले कभी नहीं मिले तो इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं तुमसे पहली दफा मिल रही हूँ, शायद तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा कि हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। तो सियोक उसको ओके कह देता है और फिर कहता है कि चलो बाकी बातें हम लोग अंदर चल के करते हैं। फिर सुमिन कुछ लोगों के साथ अंदर आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर पूरा गैंग होता है जो कि काम कर रहा होता है। वो लोग अपनी आवाज बदल कर दूसरे लोगों से बात करते हैं ताकि वो लोग इन पर ट्रस्ट कर सकें और इनके पास जॉब के लिए आ सकें। और यहाँ आने के बाद वो सारे क्रिमिनल बन जाते हैं। सुमिन को याद आता है कि उसने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें भी सब कुछ यही लिखा हुआ था। फिर सुमिन को याद आता है कि उस दिन पीसीओ के बाहर जो लेडी उससे लड़ रही थी उसने रो रो कर उससे यही बात कही थी कि मेरे बेटे को जॉब के लिए बुलाया गया था और फिर उसके बाद उसको क्रिमिनल बना दिया गया। वो लेडी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर उसको याद आता है कि किस तरह उसकी मॉम का पर्स और मफलर उसको एक रिवर के अंदर से मिला था। सुमिन ये सब कुछ देखकर बहुत सैड हो जाती है। फिर उसके बाद सुमिन को सियोक के पास ले जाया जाता है। सियोक उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम पार्क को छोड़कर यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हो। तो सुमिन उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए बताती हूँ। तुम और तुम्हारा दोस्त एक आइलैंड पर बिल्कुल अकेले हो, तुम दोनों ही भूखे हो और फिर काफी दिन बाद तुम्हें एक पिग नजर आएगा। तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम वो पूरा खा जाओगे। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगे। तुम जरूर सबसे पहले अपने दोस्त को मारोगे ताकि वो सारा पिग सिर्फ तुम्हारा हो सके। मैंने भी यही किया है। सियोक कहता है तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम मेरी पीठ में कभी भी खंजर घोंप कर जा सकती हो। सुमिन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी स्टोरी के अंदर तुम मेरे लिए मेरे वो फ्रेंड नहीं बल्कि वो पिग हो जो मुझे हर कीमत पर चाहिए। सियोक कहता है कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है लेकिन मैं इस पर इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर सकता। फिर वो उसकी नेक पर नाइफ रख देता है। सुमिन कहती है तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिला सकती हूँ। सियोक कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो करना चाहती हो वो कर लो। तो सुमिन सियोक से नाइफ लेती है और एक गार्ड के अंदर दे मारती है। वो उसकी पैंट को भी थोड़ा सा फाड़ देती है और उसके बाद वो सियोक को बताती है कि ये जो गार्ड है ना ये स्पाई है, तुम इसकी लेग पर वो निशान देख सकते हो। सियोक ये सब कुछ देखकर सुमिन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। और दूसरी तरफ जियोंग पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ यही बात सोच रहा होता है कि सुमिन कहाँ चली गई है। उसके बारे में कोई भी न्यूज उसको नहीं पता थी। इतने में वहाँ पर मिस्टर कैंग आते हैं और वो उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बातों ही बातों में जियांग को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है। वो फौरन से खड़ा होकर मिस्टर कैंग के गले लगता है और फिर वो अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि अब मुझे एक अच्छा सा रास्ता मिल चुका है। फिर उसके बाद वो एविडेंस स्टोरेज रूम में आता है और वहाँ पर वो कोई चीज ढूंढ रहा था। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लड़का भी पहुँच जाता है। तो जियांग उससे छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसको देखे क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर था। इतने में वो लड़का अपनी बॉक्स को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तो जियांग भी एक बॉक्स को उठाकर सारा सामान अपने पास रखने लगता है। और इधर सुमिन सियोक के साथ होती है। वो दोनों एक स्क्रीन को देख रहे होते हैं जिसके अंदर सियोक का ही एक आदमी एक लड़का बनकर एक लड़की से बात कर रहा था जो कि उस लड़के की फियांसे थी। वो उस लड़की को कहता है कि मैं अपने वॉलेट को भूल चुका हूँ और मुझे अपने बैंक का पासवर्ड भी याद नहीं है। क्या तुम मेरे आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर्स मुझे सेंड कर सकती हो और साथ में अगर तुम्हारे पास बैंक के कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी मुझे भेज देना। उस लड़की को लगता है कि वो अपने फियांसे से बात कर रही है और वो उसको ओके कर देती है। दूसरी तरफ एक वीडियो दिखाई जाती है जिसके अंदर एक लड़का होता है। वो सबको ये बात कह रहा होता है कि आजकल ये चीज बहुत ही आम हो चुकी है। हर कोई आपको ये बात कहेगा कि मुझे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड करो या फिर मुझे अपने बैंक का अकाउंट सेंड करो और आप जब सेंड कर देंगे तो वो इजीली आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा। आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं होने देना। फिर उसके बाद सीओ खड़ा हो जाता है और वो हंसते हुए सुमिन को कहता है तुम्हें भी यहाँ पर इसी तरह ही काम करना होगा। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे टैलेंट को इस तरह यूज कर सकूँ ताकि इसमें तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा
मेरा भी। उसके बाद सुमिन वहाँ पर बैठे हुए सब लोगों को एक प्रेजेंटेशन देती है। वो उनको डेटाबेस के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में समझाती है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है सीओ का और वो उससे कहता है कि मिस्टर किम गायब है। वो तब से गायब है जब से उसके गैम्बलिंग हाउस के बारे में हर जगह पर न्यूज छप रही थी और अब तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है। सीओ कहता है कि हो सकता है कि वो अपने पैसे मुझसे छुपाना चाहता हो। असिस्टेंट कहता है कि क्या ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज नहीं लगता। फिर वो सुमिन की तरफ इशारा करके कहता है कि जब से ये लड़की यहाँ पर आई है मिस्टर किम तब से गायब है और हमारे कॉल सेंटर के लोगों का भी कोई पता नहीं है। तो सीओ कुछ सोचने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, इस लड़की के बारे में खबर लगाओ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कहाँ पर रहती थी और ये क्या करती थी। फिर उसके बाद सीओ सुमिन को कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम पार्क के साथ रहती हुई आई हो तो तुम्हारे पास कोई स्किल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पार्क के साथ काम करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो सुमिन कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो एक टैबलेट लेती है और लैपटॉप पर कुछ काम करने लग जाती है। फिर उसके बाद जब वो सीओ से उसका मोबाइल लेती है और उससे किसी का नंबर डायल करती है तो वही नंबर उस लैपटॉप पर भी चलने लगता है। वो कहती है कि अगर कोरिया के नंबर को हम लोग स्विच कर लें तो हम लोग चाइना में बैठकर कोरिया के नंबर से किसी की भी कॉल की बात सुन सकते हैं। तो सीओ फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सीओ कुछ सोच रहा होता है, इतने में उसके पास सुमिन पहुँच जाती है। वो सुमिन से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मुझे सीधा सीधा बता दो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जब भी मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने आप को प्रूव करो तो तुमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तुमने मेरे सामने बैग नहीं की कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं। ये सब कुछ बहुत ही क्लासियर है। सुमिन कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस नेचुरल थी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और सीओ उसको देखकर एक वियर्ड सी स्माइल करता है। फिर दूसरी तरफ सुमिन एक लड़की के पास जाती है जिसने एक विक्टिम को कॉल मिलाई होती है और दूसरी तरफ वो कॉल जियांग की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो लोग खुद भी इसी मिशन को स्टडी कर रहे थे। जियांग को पता होता है कि वो कॉल सुमिन ने ही उस लड़की से करवाई है ताकि हम लोग जल्द से जल्द उस सारे गैंग को पकड़ सकें। लेकिन जियांग उनसे ऐसे ही बात करता है जैसे वो उनसे पहली दफा बात कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये सब कुछ बिल्कुल रियल है। वो लड़की कहती है कि मैं आपकी 1 मिनट की कॉल करवाती हूँ एक एक्ट्रेस के साथ। ये सुनकर जियांग काफी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद फोन स्विच किया जाता है एक दूसरी लड़की की तरफ। सुमिन भी ये सब कुछ सुन रही होती है। जियांग फिर उस एक्ट्रेस से बात करता है और वो ऐसे ही उसको ट्रीट करता है जैसे वो उसका सबसे बड़ा फैन हो। फिर जब उसकी 1 मिनट की कॉल पूरी हो जाती है तो कॉल खुद ब खुद डिस्कनेक्ट होती है और उधर जियांग फिर थोड़ा रिलैक्स फील करता है। ली कहता है कि आज तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, हो ना हो हम लोग बहुत ही जल्द इस गैंग को जरूर पकड़ लेंगे। और इतने में ही जियांग के पास दोबारा से कॉल आती है और इस दफा कॉल करने वाला एक लड़का होता है। वो अपने आप को उसी एक्ट्रेस का मैनेजर बताता है और वो कहता है कि इस दफा वो एक्ट्रेस शायद आपसे ना मिल सके, उन्होंने अपना 5th एल्बम भी कैंसिल करवा दिया है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। जियांग ये सुनकर परेशान होने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि प्लीज आप मेरी उन एक्ट्रेस से बात करवाएं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर वही एक्ट्रेस दोबारा से जियांग से बात करती है। जियांग कहता है अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको पैसे मैं भिजवा दूंगा, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। तो वो एक्ट्रेस कहती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम सिर्फ मेरे फैन हो और मैं अपने फैन से इस तरह की हेल्प नहीं ले सकती हूँ। तो जियांग कहता है लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इतने में एक माइक सुमिन पकड़ लेती है और वो कहती है कि अगर तुमने जल्द से जल्द इस एक्ट्रेस का कर्जा ना उतारा तो इसके साथ हम लोग बहुत बुरा करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर सब लोग जोर जोर से हर चीज को मारने पीटने लग जाते हैं। सीओ की सब कुछ देखकर हंस रहा होता है। वो देखना चाह रहा था कि सुमिन क्या करती है और इधर जियांग कहता है कि प्लीज किसी को ऐसे मत मारें और ये वायलेंस है, मैं आपके पैसे जल्द ही आप तक भिजवा दूंगा। मुझे नहीं पता कि पैसे कितने हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं जल्द भिजवा दूँ। सुमिन कहती है कि ठीक है, इस एक्ट्रेस के ऊपर 500,000 का कर्जा है, तुम वो कर्जा जल्द से जल्द भिजवा देना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और सीओ एक वियर्ड सी स्माइल करता है। वो पागलों की तरह हंसने लगता है और दूसरी तरफ जियांग अपने आप को कवर करके एक बैग में बहुत सारे पैसे लेकर एक लॉकर में डाल देता है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है कि वही बैग सुमिन ने ही जियांग को दिया था और उसने उसको कहा था कि ये वो कीमत है जो कि मेरी मॉम की लाइफ के बदले में ली गई
थी। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियोंग वहाँ से जा रहा था। जियोंग जब वहीं से चला जाता है तो एक आदमी आकर उसी लॉकर को खोलता है और उसके अंदर से वो ब्लैक बैग निकाल लेता है। फिर वो किसी को कॉल करके ये बात बता देता है कि मुझे वो पैसे मिल चुके हैं और जियोंग ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। फिर वो स्माइल करता है और कहता है कि मेरा काम खत्म हुआ। और फिर दूसरी तरफ सुमिन और बाकी सब लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि उनके पास पैसे आ चुके हैं या फिर नहीं, और सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके पास 500,000 की ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। तभी सियोक सुमिन के पास आता है और कहता है आज से सुमिन तुम लोगों की लीडर है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी एक दिन में एक ही क्लाइंट से इतने सारे पैसे नहीं लिए, तो आज से जो भी सुमिन कहेगी वही किया जाएगा और आज एक पार्टी तो होनी ही चाहिए। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ड्रिंक कर रहे थे। सुमिन उन सब लोगों को बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। सियोक भी उसी के साथ ही बैठा हुआ होता है और सियोक उसको एक ड्रिंक देता है, कहता है कि आज तो तुम्हारी पार्टी का दिन है, तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ पार्टी ही करनी चाहिए। सुमिन कहती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं पीती, तो सियोक कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम और पियो, तुम मुझे मना कर रही हो। तो फिर सुमिन उसके हाथ से ड्रिंक लेकर वो ड्रिंक पी लेती है। ये देखकर सियोक पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सियोक एक रूम में आता है। वो एक लैपटॉप के सामने बैठकर सुमिन की मॉम की आवाज में बात कर रहा होता है और हंसे जा रहा होता है। सुमिन कहती है कि ये कौन सी लेडी है, तो सियोक उसको बताता है कि वो लेडी बहुत ही अनलकी थी और तुम जानती हो कि मैंने उसको अपने हाथों से मारा है। ये सुनकर सुमिन काफी सैड हो जाती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और सियोक के आदमी सुमिन की मॉम को एक ड्रम में डाल देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल भी डाल देते हैं। तभी सियोक कहता है कि लेडी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वॉइस का यूज करके मैंने बहुत से पैसे कमा लिए हैं। उसके बाद वो उस ड्रम के अंदर लाइटर डाल देता है और आग लग जाती है। सुमिन की मॉम को जलाकर मारा गया था। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सियोक कहता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। फिर वो अपने ड्रॉर में से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स के अंदर से वो एक कटी हुई उंगली निकालता है और सुमिन को वो उंगली दिखाकर कहता है ये उस लड़की की उंगली है जो कि अपने आप को बहुत ही तैयार रखती थी। मैं जिसको मारना चाहूँ उसको आसानी से मार सकता हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सुमिन कहती है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हो, तो सियोक उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बस इसलिए कि तुम्हें मेरे साथ गद्दारी नहीं करनी है। फिर तभी सुमिन उसको धक्का दे देती है, वो सोफे पर गिर जाता है। सुमिन देखती है कि उसके साथ कोई चीज रखी थी, वो उस चीज को उठाने लगती है, लेकिन इतने में सियोक को किसी की कॉल आ जाती है। वो सियोक को कहती है कि तुम्हें चेयरमैन की कॉल आ रही है, जल्दी से उठा लो। सियोक चेयरमैन की कॉल अटेंड करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सुमिन मौका देकर सियोक के लैपटॉप पर कोई आईडी सर्च करती है। उसके बाद वो उसको इंस्टॉल करने लगती है। वो ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी और उधर सियोक अपने लॉकर को खोल के खड़ा होता है, लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं होती। तो वो चेयरमैन को 1 सेकंड होल्ड करने को बोल देता है और खुद वो उसी रूम की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर सुमिन थी। सुमिन को सियोक की आवाजें आ रही होती हैं और उधर सियोक जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सुमिन वहीं सोफे पर सो चुकी थी। सुमिन फिर सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है और सियोक फिर असिस्टेंट को ये बात कह देता है कि इसको सोने दो, इसको कुछ भी मत कहना। उसके बाद वो अपनी कीज को उठाकर वहाँ से चला जाता है और उधर जियोंग के पास ये सारी खबर पहुँच चुकी होती है। ली ने अब सियोक का लैपटॉप हैक कर लिया था और वो लोग वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेजेस की लाइव फुटेज को एंजॉय कर रहे होते हैं। जियोंग सुमिन के काम से काफी इम्प्रेस था और दूसरी तरफ सियोक को चेयरमैन ये बात कह देते हैं कि तुम जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको खत्म कर दो, मैं तुम्हें खुद एक न्यू बिजनेस खोल कर दूंगा। सियोक कहता है कि इतना जल्दी मैं ये काम खत्म नहीं कर सकता हूँ और अभी तो मैं इस काम में सक्सेसफुल होने लगा था। चेयरमैन कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और सियोक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और जाकर पता लगवाओ कि चेयरमैन तक इतनी ज्यादा खबरें पहुँचाता कौन है। असिस्टेंट उसको ओके कर देता है और फिर दूसरी तरफ एक आदमी नील डाउन करके सियोक के सामने बैठा था। सियोक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर गए, तुम्हें मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इस दफा मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकूं और देखना मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। सियोक कहता है कि तुम्हारे पास तो वो पैसे भी हैं जो कि तुमने मुझसे लिए हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। फिर वो एक चेन उठाता है और उसी से उस
आदमी को बहुत ही ज्यादा मारता है। फिर वो गार्ड से कहता है कि जाओ इसको मेरी नजरों से दूर कर दो। गार्ड उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं और इधर ये सब कुछ जियोंग भी और ली भी देख रहे होते हैं। और अगले सीन में एक आदमी किसी का सारा सामान जलाया जा रहा था। इतने में उसके पास कोई और पहुँचता है और वो वॉलेट लेकर उसके अंदर की चीजों को चेक करने लगता है। वो कौन था ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ सियोक के साथ सुमिन बैठी हुई होती है। वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट वही वॉलेट लेकर सियोक के पास चला जाता है। सियोक उस वॉलेट को देखकर कहता है कि सुमिन तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात पता चली है। फिर वो उसके पास जाकर उसको वही वॉलेट दिखाता है जिसके अंदर सुमिन के शो के टिकट्स भी होते हैं और सुमिन की मॉम की पिक्चर भी। सियोक कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? ये तो सेम टू सेम तुम्हारे जैसे ही लग रही है। और क्या ये तुम्हारी कोई रिलेटिव है? ये देखकर सुमिन काफी हैरान हो जाती है। फिर वो सियोक को देखने लगती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाती है। दोस्तों अब इससे आगे क्या होगा? क्या सियोक को ये बात पता चल जाएगी कि सुमिन की मॉम थी वो जिसको सियोक ने बड़ी बेदर्दी से मारा था? क्या सुमिन अपनी मॉम और अपने डैड का बदला सियोक और बाकी सबसे ले पाएगी? और क्या जियोंग सियोक और उसके गैंग को पकड़ने में कामयाब हो सकेगा? और क्या वो लोग इस क्राइम को यहीं पर खत्म करके सारे विक्टिम्स को उनके अपने घर भेजने पर कामयाब हो जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोगों को एपिसोड नंबर 5 जरूर देखना पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे ये बात कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।